नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। पहले आरक्षण पर रार, फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने पर तकरार। सरकार में असमंजस की स्थिति रही, लेकिन अब तय हो गया है कि नगर निगम के महापौर को जनता चुनेगी, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे। अध्यादेश को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात की और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इसका गजट नोटिफिकेशन करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की मुहर लगेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से किसे नफा या नुकसान होगा। आखिर क्यों सरकार ने ये राह चुनी और इसकी बड़ी वजह क्या है? किस पार्टी को नगरीय निकाय चुनाव में लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान? लेकिन अब भाजपा नगर निगम से लेकर ग्रामीण और निकाय के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत का दावा कर इतिहास बनाने की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार चुनाव में अड़ंगा लगाना चाहती है, इसलिए बार बार अध्यादेश ला रही है जिससे चुनाव टाल दिए जाएं। देखिए, क्या होगा ये स्पष्ट हो गया, कैसे होगा ये स्पष्ट हो गया, तारीखों का इंतजार करना है। लेकिन अभी भी विपक्ष को ये लग रहा है कि बार बार ये ऐसे ऐसे अध्यादेश लाते हैं, नई नई चीजें लाते हैं ताकि चुनाव टल जाए। क्या ऐसा है? क्या ये सोचना, क्या ये आरोप बिल्कुल सही है? विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनते हैं। जो महापौर का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जनता के द्वारा सीधे निर्वाचन होगा। और जो नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से होगा, ये सरकार ने तय किया है। सरकार ने इसका अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था, जिसकी महामहिम से अनुमति प्राप्त हो गई है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। ग्रामीण निकाय के चुनाव तो मैंडेट के आधार पर होते नहीं है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में जो महामहिम राज्यपाल जी ने आज अनुमति दी है कि महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होंगे और नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत के चुनाव पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुने जाएंगे। आज ये अनुमति मिली और इस पर मुझे लगता है कि नगर निकाय के चुनाव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण निकाय से लेकर के नगर निकाय के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बनाएगी। अगर डायरेक्ट कराना तो सभी कराओ ना, महापौर से लेकर नगर पालिका नगर पंचायत तक, और पार्षद से कराना सभी में कराओ। ये लेकुना छोड़ रहे हैं जिससे कोई कोर्ट में जाए, ये चुनाव नहीं कराना चाहते और कोर्ट में फंसा के चुनाव को रुकवा दें, ये इनकी मंशा है। नहीं, कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है। जो कुछ भी घाटा नुकसान इनको हो रहा है पूरे मध्य प्रदेश में नगर पंचायत नगर पालिका नगर निगम कांग्रेस जीतेगी। राज्यपाल के पास इस अध्यादेश को मंजूर कराया गया कि अब महापौर के जो चुनाव है वे प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे और अध्यक्ष के जो चुनाव है परिषद के और पालिका के वे सीधे पार्षद चुनेंगे, अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि बड़ी उहापोह, बड़े असमंजस के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि कमलनाथ सरकार पे तो तमाम आरोप लगाते थे कि इससे खरीद फरोश को बढ़ावा मिलेगा, पार्षदों को अध्यक्ष चुनना नहीं चाहिए, सीधे चुनाव होना चाहिए। इससे समझा जा सकता है कि जितने भी आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए थे, झूठे लगाए थे, भाजपा खुद तय नहीं कर पा रही और उन्होंने अभी भी आधे रूप से कमलनाथ जी के आंशिक रूप से निर्णय को स्वीकार किया है। यह भाजपा की असलियत है जो तय नहीं कर पा रही थी और तमाम जो उनके आरोप है उनकी भी आज हवा निकल गई है। जो महापौर का चलिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये कहानी फिलहाल खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या? अब विपक्ष जो सवाल उठा रहा है या उनको जो लग रहा है उनकी बातों में कितनी सत्यता है। और रही बात जहां तक ये कहा जा रहा है कि पार्षदों के माध्यम से यदि हम नगर परिषद की बात करें, नगर पालिका की बात करें, तो पहले भी ये बात उठी थी कि भ्रष्टाचार हो जाता, कुछ हो जाता, लेकिन अभी भी उस पर कायम है सरकार। जो अध्यादेश जिस तरीके से लगाया गया, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या आंशिक रूप से स्वीकार वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने इसको किया। जो कुछ भी है इतनी उठापटक कर दी गई है और अंततः फाइनल हो गया है। अब किसको नफा है, किसको नुकसान है, किसको फायदा होगा, अब जहां जनता का निर्णय है उसको तो समझ में आ जाएगा कि जनता क्या करती है। लेकिन अंदरूनी रूप से ये जो एक पूरी एक प्रक्रिया हम देख रहे हैं, वाकई में इससे बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जमावट अच्छी बिठाने की कोशिश की गई। बहुत खुलकर बोल रही हूं, अच्छी जमावट बिठाने की कोशिश की है और ये हमेशा से शुरू से कहा भी गया है कि जिसकी सरकार उसको फायदा होता है। बट यहां पर क्या? विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अभय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए।
कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवदत्त दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय जी आपसे करूंगी। अभय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ अभय जी, देखिए मुझे लगता है ये एक असमंजस की या संशय की जो स्थिति थी ये खत्म हो गई। जो होना था मंजूरी मिल गई। अब बहुत स्पष्ट हो गया है कि क्या होगा। महापौर को जनता चुनेगी, पार्षदों को चुना जाएगा और उसके बाद जो नगर पालिका और नगर परिषद है वहां से कैसे निकलना है ये भी मुझे लगता है बहुत अच्छे से स्पष्ट है। मुझे आप ये बताइए कि ये इतनी बार जो प्रोसेस हो रही थी उसके बाद अब यहां से कैसे निकल पाएंगे, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कितना फायदा और कितना नुकसान, ये मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। राखी जी, ये जो भ्रम की स्थिति थी ये विपक्ष फैला रहा था। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कल बोल दिया था कि कोई ऑर्डिनेंस नहीं गया है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि आज महापौर का ऑर्डिनेंस किया। जब गया सरकार ने, जब भेजा उसका एक्सेप्टेंस किया, जब नहीं भेजा तो उसको डिनाई किया। ये लोग उनका प्रोपेगेंडा करते रहे और सरकार के सामने इस बात को आप समझिए, सरकार के सामने दो चुनौतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा के अंदर चुनाव कराना है, राज्य निर्वाचन आयोग के पास वोटिंग मशीन की क्या उपलब्धता है, सरकार को बारिश जैसी चुनौतियों का भी सामना करना है, बरसात जैसी चुनौतियां, मौसम खराब होने वाला है, मानसून आने वाला है, 15 जून के बाद जैसा आ जाता है। तो इस सभी तरह की चुनौतियों के बीच सरकार को चुनाव कराना है। सरकार ने जो निर्णय लिया है, महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव होगा, नगर पालिका नगर परिषद 99 नगर पालिका है, 252 नगर परिषदें हैं, उनके वार्ड के चुनाव भी सारे वार्ड है, 15 वार्ड नगर परिषदों में होते हैं, 27, 30 वार्ड जो है नगर पालिका में होते हैं हर में। इसलिए बड़ा चुनाव है और इसलिए निर्वाचन को समय सीमा में और सारे संसाधनों के बीच कैसे करा सके, इसलिए निर्वाचन आयोग और सरकार ने मिलकर उचित निर्णय लिया है। अबे जी, एक बहुत स्पष्ट रूप से एक जर्नलिस्ट होने के नाते और एक आम जनता के नजरिए से जो आती हैं चीजें, क्योंकि बहुत टाइम से इन सब चीजों को हम देख रहे हैं, बहुत एक जेन्युइन सवाल है, प्लीज बहुत उसका आंसर मुझे बहुत क्लियर और कम शब्दों में दीजिएगा। मुझे बताइए कहीं ऐसा तो लग रहा है, जैसा एक तो ये बात हमेशा कहा जाती है कि जिसकी सरकार होती है उसको बहुत फायदा मिलता है इन इलेक्शंस में, ठीक है, कह रहे हैं ऐसा, कई बार नतीजे बदल भी जाते हैं, जनता तय करेगी कि कौन पार्षद होगा, कौन महापौर होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि हम नगर परिषद तक चले जाएं या ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं तो वहां पे भी डायरेक्ट हो जाए तो कुछ दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी तो डायरेक्ट ही कराती आई थी, लेकिन अब समय सीमा है और संसाधनों की वोटिंग मशीन डिप्लॉय कैसे होंगी, समय सीमा में चुनाव कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक हफ्ते के अंदर आप रिजर्वेशन करिए, अगले हफ्ते चुनाव की घोषणा करिए, तो सब समय सीमा में हो रहा है। अगर ये सब चीजें नहीं आती तो दिसंबर में तो 27% आरक्षण के साथ सारे चुनाव संपन्न हो ही रहे थे, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में सारा कैलेंडर चलने वाला है, इसलिए अब समय सीमा की बाध्यताएं हैं। इस कारण सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पहले पंचायतों में भी वोटिंग मशीन का उपयोग होता था, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समय सीमा में कराना है। इस कारण सरकार के जो अपने निर्णय है वो अपने संसाधनों के हिसाब से लिए गए हैं। सरकार ने बड़ा चुनाव प्रत्यक्ष करा रही है, बाकी चुनाव सरकार अप्रत्यक्ष की हो जा रही है। ठीक है, चलिए, मुझे एक ही चीज बहुत अच्छे से समझ में आई है कि जो भी है, मैंने शुरुआत में बोला जमावट बहुत अच्छी है, ठीक है। योगेश जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा और मुझे बताइए कि कांग्रेस को कहां आपत्ति है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में से आप किसे चुनेंगे, क्योंकि पहले जिस तरीके से कमलनाथ सरकार के समय पर डिसीजन हुआ था, आंशिक रूप से कुछ चीजें वैसी हैं, बाकी बदलाव हो गया है। देखिए राखी जी, कांग्रेस को, आपके सवाल का पहले जवाब दे दूं, कांग्रेस को कहीं किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं, किसी भी प्रणाली से चुनाव संपन्न कराए जाए, चुनाव होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी पिछले 2-2.5 साल से लगातार शिवराज सरकार से मांग कर रही थी। देखिए, अप्रत्यक्ष प्रणाली से 2 महापौर हमारे हुए थे, डॉक्टर आर.के. बिसारिया और दीपचंद यादव जी। प्रत्यक्ष प्रणाली से हमारे 2 महापौर हुए, विभा पटेल जी और सुनील सूद जी। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के भी 2 महापौर हुए, आलोक शर्मा जी, कृष्णा गौड़ जी। तो कांग्रेस को कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रणाली के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शिवराज सरकार की मंशा, सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बावजूद भी नेक नियत नजर नहीं आ रही है इनकी।
इनकी मंशा अभी भी चुनावों को टालने की है। 2 साल से टालते आ रहे हैं। देखिए, मैं उसका कारण बताता हूँ। ये जो इन्होंने पंचायत चुनावों को टाला, वो डबल रोटेशन था उस समय भी। वो आधार बना था कोर्ट जाने का। एक 2014 का रोटेशन जो पंचायत सदस्य, जनपद और ब्लॉक अध्यक्षों के लिए था, और एक कमलनाथ जी का 2019 का, जिसमें सरपंच और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव। तो ये डबल रोटेशन उस समय आधार बना था कोर्ट जाने का। ये फिर डबल रोटेशन पे आ गए। उस समय भी अध्यादेश लेकर आए थे, लेकिन उस अध्यादेश को ये मुहूर्त सही रूप नहीं दे पाए थे। कैबिनेट के माध्यम से पास तो नहीं करा पाए थे, लेकिन इन्होंने अध्यादेश लेकर आए थे, राज्यपाल से अनुमोदन लिया था, लेकिन उसको विधानसभा में नहीं रख पाए। तो वो तत्पश्चात वो अध्यादेश का रद्द हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कमलनाथ सरकार के द्वारा किए गए परिसमन के आधार पर 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। चुनाव आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया। अब यहाँ पर पेच फंसेगा रागी जी। जिस प्रकार ये एक महापौर का चुनाव का प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की अध्यादेश लेकर आए, राज्यपाल महामहिम ने अनुमोदित कर दिया, माना, लेकिन चुनाव आयोग क्या इस अनुमोदन को स्वीकार करेगा? उसका रीजन है कि जो ईवीएम की शॉर्टेज है, वो इतने कम समय में चुनाव आयोग कैसे करेगा? एक महापौर को अगर आप प्रत्यक्ष प्रणाली से जाते हैं तो हर चुनाव केंद्र पर 2 ईवीएम चाहिए। तो क्या इतनी ईवीएम की व्यवस्था चुनाव आयोग इतने कम समय में कर पाएगा? अभी तो उनकी ट्रेनिंग और चेकिंग ही नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग पहली शर्त है कि इसको मान्य करता है या नहीं करता। एक बात, अगर मान्य करता है तो ये अध्यादेश इनके काम का है, नहीं तो चुनाव आयोग इसको अमान्य कर सकता है और इसके अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। तो शिवराज सरकार ये जो दोहरा मापदंड लेके चल रही है, जब कमलनाथ सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कराना चाह रही थी तो हमने स्पष्ट किया था। हमसे उस समय बहुत सवाल पूछे गए थे, कई डिबेटों में, कई चैनलों पर मैंने भी जवाब दिए। तो कमलनाथ सरकार की ये मंशा थी कि महापौर जब जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित होता है तो कहीं ना कहीं निरंकुश हो जाता है, उसके अंदर एक अहंकार आ जाता है, वो पार्षदों की बातों को उतनी तवज्जो नहीं देता है। अगर वो पार्षदों के माध्यम से, जो कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, उनके माध्यम से उसको चुना जाएगा तो एक पार्षदों का दबाव रहेगा। तो एक तो ये कारण था कि लोकतांत्रिक तरीके से वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से कमलनाथ जी उसको चाहते थे। अब आप अप्रत्यक्ष प्रणाली से निगम अध्यक्ष के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन महापौर के नहीं जा रहे। अरे साहब, दोनों एक ही प्रणाली से करा लेते, या तो प्रत्यक्ष से दोनों को करा लेते या अप्रत्यक्ष से करा लेते। आप डबल, ये फिर वही डबल रोटेशन लेके जा रहे हैं। उसको चुनाव आयोग माने नहीं माने, कुछ लोग कोर्ट में चले आए तो क्या करेंगे आप? तो ये शिवराज सरकार की जो मंशा है वो स्पष्ट नजर आ रही है कि 2023 मिशन सामने है। अगर ये चुनाव नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत के हार गए शिवराज जी, तो इनकी कुर्सी तो जानी निश्चित है। केंद्र में जो इनके राष्ट्रीय नेतृत्व है वो निश्चित रूप से चुनाव के 4-6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदल देंगे। शिवराज जी ये नहीं चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसी कारण के मद्देनजर मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूं कि भ्रमित कांग्रेस नहीं कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार मध्य प्रदेश वासियों को और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को लगातार पिछले 6-8 महीने, नवंबर 21 से भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए है और आगे भी बनाए रखना चाहती है। ठीक है योगेश जी, भैया सरकार वापस आती है, आपकी है, चुनाव का आयोजन आपको कराना है। कांग्रेस को क्यों ठीकरा बोलते हो कांग्रेस के ऊपर? ठीक है, मैं वापस आती हूँ, इसका जवाब भी लूंगी। वापस आती हूँ। देवदत्त दुबे जी, पूरी कहानी को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ये एक ना कहानी जैसा हो गया है कि पहले कुछ था, फिर अब कुछ हुआ। कांग्रेस की बात अपनी जगह पे ठीक है, बीजेपी की बात अपनी जगह पे ठीक है। मुझे ऐसा लगता है एक जर्नलिस्ट होने के नाते, आप भी क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये एक बहुत मैं फिर कह रही हूँ, शायद दूसरी तीसरी बार मेरे मुंह से निकलेगा, बहुत अच्छी जमावट नहीं दिख रही। आपको नहीं लग रहा? क्योंकि हम पार्षद चुन लें, हम महापौर चुन लें और उनको कंट्रोल करने के लिए, आप समझ रहे हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में हमें आना है या निकालना है तो पार्षदों को आगे करिए, और महापौर को कंट्रोल करना है तो आप समझ ही रहे हैं वो तो चीजें ऑटोमेटिक होंगी, क्योंकि बहुत सी चीजें परिषद से जाती हैं। तो मुझे लगता है एक जमावट इतनी अच्छी बैठी है कि यहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। आज के चुनाव जो हो गए दौर के, वो मैनेजमेंट के हो गए। पहले होते थे नेताओं की साख होती थी कि एक सभा हुई और चुनाव परिणाम पलट जाए। अब वो स्थिति नहीं बची। सभाओं के लिए भी भीड़ जुटाने के लिए बसें और लगानी पड़ती है, भोजन, पैसा भी देना पड़ते है। तो अब तो मैनेजमेंट है, तो जो शुरुआती है उसकी पद्धति पे ही मैनेजमेंट हो जाए।
जैसे कई बार विद्यार्थी पढ़ता है, स्कूल भी पढ़ता था सरकारी और पास हो जाता था, फिर ट्यूशन का जमाना आया, फिर उसने कहा गैसिंग कहीं से कलेक्ट करो, काफी सुधरवाने का सिलसिला चला। ऐसा ये चुनाव जीतना है साम दाम दंड भेद से दोनों दलों को, क्योंकि राखी जी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चुनाव सेमीफाइनल माने जा रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा के 2024 के चुनाव। इससे जो परिणाम निकलेंगे, उससे जो संदेश बनेगा बिगड़ा, उसका मेन चुनाव पे बहुत असर होगा। इसलिए दोनों दल फूक फूक पर कदम रख रहे हैं और एक चूंकि सत्ताधारी दल है तो उसने बहुत इसमें रिसर्च किया, कसरत किया, सर्वे कराया, फीडबैक कार्यकर्ताओं से लिया, अधिकारियों से। तो जो शहरों का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जीत रही है लगातार, तो उन्होंने डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रणाली से करा दिए। और नगर पालिका ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी भाजपा कमजोर पड़ी थी 2018 के चुनाव में। और राखी जी याद हो, ये 2018 के पहले कुछ नगर पालिका और नगर पंचायत ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जो आम चुनाव के साथ नहीं होते, वो अलग से होते हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों के खासकर, तो उसमें भी कांग्रेस जीती थी। तो उनको एक अंदाजा रहा कि इन चुनावों में थोड़ा कांग्रेस भारी पड़ती है, तो उनको पार्षदों से करा लो। तो ये कि एक होता है, हर राजनीतिक दल क्या है, जब तक जीत के प्रति आश्वस्त ना हो तब तक मैदान में कैसे जाए। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो सत्ता में है तो अपनी अनुकूल परिस्थितियां देखेंगे, अपना मैदान, अपनी पिच देखेंगे, तो ये किया है। लेकिन हमेशा ऐसा हो कि अपने मैदान के जाने पर से ही जीत मिल जाए। कई बार घरेलू मैदान में भी टीमें हारती हैं, ये परिणाम बताएगा। और ये राजनीति भी बहुत रोमांच भरा है, जैसे क्रिकेट का गेम होता है जैसे ही है, इसमें कितने उतार चढ़ाव हमने आपने देखे, अभी कितने ट्विस्ट आए, चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, आरक्षण होगा कि नहीं होगा, आरक्षण होगा तो कितना होगा, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, आप प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, अध्यादेश गया कि नहीं गया, नहीं गया, आज गया, अब मंजूर हो गया, अब इतने चुनाव। आप देख रहे कितने उतार चढ़ाव और मोड़ है। ये इसीलिए है कि एकदम स्पष्ट जीत किसी को नजर नहीं आ रही, सबको दुविधा है, द्वंद है, और इसी से निकलने के लिए उपाय है। और स्वाभाविक है, राजनीतिक दल है, उनको जीतना है, जीत ही इनकी कामयाबी का एक तरह से टेस्ट है। तो इसलिए ये सब कवायद हो रही है और अब ये जनता तय करेगी, परिणाम तय करेंगे तो उनकी ये मेहनत कितनी कामयाब हुई और उनको इन दो मैदानों में खेलने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कितनी सफलता मिली। और कांग्रेस जो प्रत्यक्ष प्रणाली की मांग करती थी, तो केवल 16 नगर निगम छोड़ दो तो बाकी सब अप्रत्यक्ष ही से हो रहा है, जो उन्होंने मांग की थी वही तो हो रहा है चुनाव। तो कांग्रेस को भी मीन मेघ निकालने की बजाय सीधे मैदान में जाए कि महापौर 16 है और 16 महापौर पिछली बार बीजेपी जीते थी, यदि आप 2-4 भी जीत लोगे तो आपकी सफलता है। आप तो बिल्कुल चुनाव को उत्साह से पूर्वक जाइए। और भाजपा ने चूंकि अपना मैदान सेट कर दिया है तो अब तो ये चुनाव बड़े रोमांचकारी होंगे। लेकिन अभी भी है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप है, कमियां हैं, अभी जैसे अध्यादेश की बात गुप्ता जी बता रहे थे, कल जो आरक्षण वार्डों के हो रहे थे उसमें भी कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति बुलाई थी, कहीं फिर से कोई रिट दायर ना हो जाए, चुनाव ना हो पाए, क्योंकि तब तक बरसात भी आ जाएगी। अभी बहुत सारे इसमें उतार चढ़ाव अभी बाकी है राखी जी, देखिए क्या होता है। बिल्कुल सही है देवदत्त जी। और एक बात आपने बहुत अच्छी बोली है कि कई बार क्या होता है कि हम कितनी जमावट कर लें या जो भी चीजें कर लें, अपनी जमीन पे भी हार जाते हैं। तो पता चला कि जो बाहर की चीजें कर रहे हैं और अपनी जगह से चले गए। देखिए अभी किसी को नहीं पता कि पार्षद किसके कितने होंगे। देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, जनता चुन रही है, जनता किसको चुन रही है, किसकी संख्या बढ़ रही है पता नहीं। महापौर जनता चुन रही है, वो भी स्पष्ट हो गया। अब बीच की जो जमावट आप तब करेंगे ना जब आपकी संख्या बल देखी जाएगी कि क्या है। तो मुझे लगता है वाकई में ये वेट एंड वॉच है कि दो चीजें जनता के हाथ में है, तो जनता उसका निर्णय करे और आगे की चीजें हम देखेंगे। अभय जी, एक चीज यहाँ पर देखिए, देवदत्त जी ने भी एक ही बात बोली है कि जो भी चीजें हैं और जितने भी आरोप प्रत्यारोप हैं, एक बात अभी योगेश गुप्ता जी ने भी उठाई थी कि चुनाव आयोग पहले इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आप यदि प्रत्यक्ष प्रणाली से जा रहे हैं महापौर के लिए तो उतनी व्यवस्थाएं भी तो हों। भले मंजूरी हो गई, तमाम चीजें हो गई हैं, हम ये नहीं कह रहे कि रुक जाएगा या टल जाएगा, लेकिन वहां से भी तो एक्सेप्टेशन होना चाहिए। तो फिर इस स्थिति में क्या होगा, वाकई में कहीं एंड में ये ना हो जाए कि आके फिर थोड़ा सा और आगे खसक जाए, नहीं तो ये और दुखद हो जाएगा। देखिए राखी जी, ये पूरा जो घटनाक्रम है, गजट नोटिफिकेशन होने वाला है, सारा कानूनी जो है रूप लेगा। और इसमें चुनाव रुकवाने के लिए नहीं, चुनाव सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में संपन्न हो जाए उसके प्रयास हो रहे हैं। ईवीएम की शॉर्टेज ना पड़े, ईवीएम जहां जहां उपलब्धता हो जाए उतने चुनाव ईवीएम से हो जाए, बाकी जहां उपलब्धता नहीं है वो कैसे तरीके निकाले जाए, ये सब सरकार कर रही है। इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से चुनाव करा रही है। पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से करा रही है।
इसलिए सरकार समय सीमा में चुनाव हो इसलिए संकल्पित है। इसलिए सरकार ने ये सारे जो है कदम उठाए हैं और सरकार चुनाव कराना चाहती है। सरकार की मंशा साफ है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि 6 महीने पहले चुनाव हो गए होते, अब 6 महीने बाद हो रहे हैं, दिसंबर के बाद जून में होंगे। लेकिन बरसात का मौसम है, ईवीएम की उपलब्धता आदि सभी को विचार करने के बाद निर्वाचन आयोग निर्णय लेना होगा। अभय जी, नगर परिषद की मैं बात करूं, इन तमाम जगह पे जैसे कि आप कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा और इसीलिए सब चीजों की व्यवस्था देखी जा रही है, इसलिए कहीं ये कॉन्फिडेंस तो नहीं भारतीय जनता पार्टी का कि बहुत सारे पार्षद हमारे आ जाएंगे तो वहां का राह आसान हो जाएगी? बहुत खुल के पूछ रही हूँ। देखिए ये राखी जी, ये सारे दल पे चुनाव हो रहे हैं। इसके निर्वाचन के जो चुनाव होने वाले हैं सारे पार्टी बेस पे होने वाले हैं। इसमें जो है अपने अपने सिंबल दिए जाएंगे। इसमें सिंबल कौन कितने सिंबल जीत के आए सब स्पष्ट होगा। इसलिए ये कोई बात है नहीं कि कोई छुपी रहने वाली है। इसलिए ये भी चुनाव भी जो है पार्टी बेस पे होने वाले हैं। इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का केवल फर्क है कि उसके बाद एक निर्वाचन आयोग एक तारीख तय करेगा, उसमें पार्षद अपना अध्यक्ष चुन लेंगे। ठीक है, कौन दल से कितने जीत कर आए हैं ये तो जब आप चुनाव प्रत्याशी पार्टियां लड़ाएंगी स्पष्ट हो जाएगा परिणाम के दिन। चलिए योगेश जी, एक बात अभी देवदत्त दुबे जी भी कह रहे थे और उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगी कि कांग्रेस को भी ज्यादा मीन में अब नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि देखिए ये किसी को नहीं पता ना कि किसके संख्या बल ज्यादा आ रही है और अप्रत्यक्ष रूप से आगे जाना है। तो मान लीजिए यदि कांग्रेस के पार्षद हुए तो फिर आपकी राह आसान है। और वैसे भी कहा ही जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति अच्छी थी ही। राशि जी देखिए, कांग्रेस पार्टी मीन में नहीं निकाल रही है। अलोकतांत्रिक तरीके से जो गैर संवैधानिक रूप से शिवराज सरकार काम कर रही है, लगातार जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है। पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव हमेशा से बैलेट पेपर से ही होते हैं। आप करा रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे। अभय जी, आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, कभी भी ये ईवीएम से नहीं होते ग्राम सरकार के चुनाव। तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने जो 2019 में परिसीमन किया था, अंततः आज शिवराज सरकार कहीं ना कहीं उसी से सामंजस्य बिठाती हुई नजर आ रही है। अगर हमारी सरकार नहीं गिराई गई होती मार्च 2020 में, तो हमने तो 2 साल पहले चुनाव संपन्न करा लिए होते, नगर निगम के भी, सरपंच के भी, जिला पंचायत के भी और नगर पालिकाओं के भी। तो ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस हमेशा से ग्राम पंचायत के अधिकार ग्रामवासियों को देना चाहती है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायतों के अधिकार और उनका जो पंचायत अधिकारों को लेकर जो अधिनियम बनाया था, वो ग्राम से लेकर शहर तक की जो सरकार है वो राजीव गांधी का स्वप्न था। तो हम नहीं चाहते कि कभी भी किसी भी तरीके से चुनाव स्थगित हो। हम तो जिस प्रणाली से शिवराज सरकार चुनाव कराएगी पूरे जोशो खरोश से जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, ग्राम पंचायत, नगर पालिका और ये जो ग्राम पंचायत, जनपद और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हैं। नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव दलों के आधार पर होंगे और इसमें जो प्रत्याशी की जीत की संभावना रहती है वो वार्डों की समस्याओं को लेकर होती है। एक छोटे से वार्ड की जो स्थानीय प्रॉब्लम है वो मद्देनजर रख के वहां की जनता उस मतदान को करती है। पिछले 2-2.5 साल से जिस प्रकार वार्डों में गंदगी का फैलाव है, आज से 5 साल पहले हमारा भोपाल स्वच्छता में नंबर 2 आया था, लगातार पिछड़ता जा रहा है। शिवराज जी मुखिया है। ठीक है, मैं बीच में रुकूंगी योगेश जी, क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा और जो भी पैनलिस्ट थे, एक राय बहुत अच्छे से निकल कर आ गई है। कांग्रेस कह रही है हमें कोई आपत्ति है ही नहीं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ उसी तरह से करा लेते, आप अलग अलग डिवाइडेशन क्यों कर रहे हैं। अब वो डिवाइडेशन क्यों है ये मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि जिसकी जैसी जमावट है वो वैसा करना चाहता है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जमीन पर भी हार जाते हैं। हम और भी चीजों में ये तमाम चीजों को देखते आए हैं। तो मुझे लगता है अब ये जनता का निर्णय है, पार्षद और महापौर। उसके बाद जब संख्या बल बढ़ेगा तो सब पता चल जाएगा कि किसकी कैसी जमावट थी और आगे क्या उसके रिजल्ट होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।